नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज की इस धमाकेदार क्लास में। आज अपन प्लांट एनाटॉमी पादप शारीरिकी ये चैप्टर उठा रहे हैं और इसकी पहली क्लास। दो चीजें होती है, एक होती है प्लांट एनाटॉमी और एक होती है प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी कि पादप आकारिकी और पादप शारीरिकी। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। एनाटॉमी को हिंदी में कहते हैं शारीरिकी और मॉर्फोलॉजी को कहते हैं आकारिकी। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? मॉर्फोलॉजी या आकारिकी का मतलब है कि जो पादप है उसकी बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करना। जो चीज हमें बाहर से दिखाई दे रही है, बाहर से क्या दिखाई देती है सर? हमें बाहर से तना, बाहर से पत्ती, बाहर से फल फूल, जड़। सर जड़ तो बाहर से दिखाई नहीं देती, जड़ तो जमीन के अंदर होती है। अबे पादप के बाहर होती है, जमीन के अंदर हो, उससे कोई मतलब थोड़ी। पादप के अंदर थोड़ी, पादप की तो बाह्य संरचना है, जड़ है ना। तो जड़, तना, फूल, पत्ती, ये बाहर से जो संरचना दिखाई देती है उनका अपन अध्ययन करेंगे, वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। और मॉर्फोलॉजी अपन अगला चैप्टर उठाएंगे। आज अपने उठाया है प्लांट एनाटॉमी, पादप शारीरिकी, यानी कि पादप के जो आंतरिक भाग है, आंतरिक संरचनाएं हैं, उनका अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। तो पहले अपन पादप के अंदर क्या है वो देखेंगे, बाहर तो बाद में देख लेंगे, पहले अंदर क्या है वो देखना जरूरी है। ठीक है, तो आज अपन प्लांट एनाटॉमी शुरू करने जा रहे हैं और एनाटॉमी में 3 लेक्चर आएंगे। कितने? 3। आज पहली क्लास है जिसपे अपन पढ़ेंगे उत्तक, टिश्यू। फिर दूसरी क्लास आएगी जिसमें अपन पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम, उत्तक तंत्र। और फिर तीसरी क्लास आएगी जिसमें अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, तो 3 क्लास में एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगी। आज पहली क्लास टिश्यू, उत्तक। और उत्तक कौन सा? पादप उत्तक, है ना। उत्तक तो जंतुओं में भी होते हैं, तो जंतुओं वाला उत्तक हमारे सिलेबस में नहीं, अपन के सिलेबस में है पादप उत्तक, और वो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले। इससे एक सवाल आप मान के चलिए बनना कंफर्म है। ठीक है, पादप उत्तक से एक सवाल कंफर्म है। सर पादप उत्तक में क्या होते हैं? वही जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो आपने पढ़ा है, एपिकल, मेरिस्टम, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? पादप उत्तक। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अब देखो यहाँ पे आपको, अगर आप ईमानदारी से कंसंट्रेट होकर के पढ़ोगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा जिसकी हद नहीं है। और आप बिल्कुल इधर उधर भटक रहे हो तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। आप मजा तभी आएगा जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे इस चीज में, खुद आप सीखना चाहोगे, खुद पढ़ना चाहोगे, तब तो एक एक पॉइंट आपका मैं क्लियर करवा दूंगा, ये गारंटी से कहता हूं। लेकिन आपका ही मन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। मजा तब नहीं आएगा भाई। मजा, मैं कोई एंटरटेनमेंट तो करूंगा नहीं, यहाँ पे कॉमेडी तो करूंगा नहीं कि मजा आएगा। पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना, समझ रहे? पढ़ना, इसको बहुत फोकस्ड रखना पड़ेगा। सबसे मुश्किल काम, लोग कहते हैं कि पढ़ाई आसान है, नहीं है। पढ़ाई वास्तव में सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल। दिमाग बहुत खर्च होता है इसमें। हर व्यक्ति तभी तो नहीं पढ़ पाता है भाई। अगर आसान होता इतना ही काम तो सभी पढ़ लेते। पढ़ाई मुश्किल है, पढ़ाई नहीं करते हैं फिर वो अलग काम करते हैं, तो वो काम तो हो जाते हैं क्योंकि वो इतने मुश्किल नहीं है भाई। सब्जी बेचना है, खेतों में काम करना है, तो उसमें वो मुश्किल नहीं है। हाँ, हो सकता है शारीरिक रूप से वो थोड़े ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन वो कोई भी कर सकता है, अपन भी कर सकते हैं, और भी जो लोग हैं वो करते हैं, जो नहीं पढ़ते वो करते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ा, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, जैसे कि कोई नहीं पढ़ा, वो खेतों में तो काम कर सकता है, वो सब्जी भी बेच सकता है, वो कमटे भी जा सकता है। कमटे का मतलब समझते हो? जो समझते हैं उनको समझ आ गया। तो वो अपन सारे काम कर सकते हैं, लेकिन क्या वो पढ़ सकता है? नहीं। मतलब इसका मतलब मुश्किल काम तो है। चलो बहुत होगी बातें, अपन शुरू करते हैं प्लांट एनाटॉमी के बारे में, पादप शारीरिकी के बारे में। पढ़ना क्या है? उत्तक, उत्तक तंत्र, द्वितीयक वृद्धि। आज की क्लास में अपन उत्तक पढ़ेंगे। सर उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है? सबसे पहले अपन ने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा सर, कोशिका वाला। तो कोशिका जब मिलती है ना तो उत्तक का निर्माण करती है। एक सिंगल कोशिका, फिर जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिल जाएगी तो उत्तक बनेगा, और जब बहुत सारे उत्तक मिल जाएंगे तो उत्तक तंत्र बनेगा, और उत्तक तंत्र से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस चलता है। यानी कि उत्तक बढ़ता किससे है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। लेकिन
इसकी एक बढ़िया परिभाषा सुनो, उत्तक किसे कहते हैं कि संरचनात्मक रूप से समान या असमान कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति में समान हो और एक समान कार्य करते हो, उसे उत्तक कहते हैं। समझ आए? संरचनात्मक रूप से समान या असमान कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति में समान हो और एक समान कार्य करते हो। कंडीशन क्या है? उत्पत्ति में समान होनी चाहिए। जो कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण कर रही है वो कोशिकाएं उत्पत्ति में समान हो और एक समान कार्य करने वाली होनी चाहिए। पता चले बाद में एक कोशिका कुछ अलग काम कर रही है, दूसरी कोशिका कुछ अलग काम कर रही है और उन दोनों ने मिलकर के उत्तक बना दिया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एक कोशिका कुछ कर रही है, दूसरा कोशिका जो भी उत्तक का निर्माण कर रही है वो एक जैसा कार्य करे। अब ये जरूरी नहीं है कि वो संरचनात्मक रूप से समान हो, ये जरूरी नहीं है, वो समान भी हो सकती है असमान भी, लेकिन कार्य समान करे, उत्पत्ति में समान हो। अगर न्यूरॉन का निर्माण हो रहा है तो न्यूरॉन के अंदर वही सेल आएगी जो न्यूरॉन का निर्माण करेगी, एक समान कार्य करेगी। नेफ्रॉन में नेफ्रॉन प्रकार की सेल्स, समझ रहे? तो परिभाषा आप लिखेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है? टिश्यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? टिश्यू, उत्तक। और उत्तक भी कौन से? पादप उत्तक, है ना। परिभाषा सुनो, संरचनात्मक रूप से समान या असमान भी हो सकती है, समान या असमान कोशिकाओं का समूह, जो उत्पत्ति में समान हो, उत्पत्ति में समान हो, वह एक जैसा कार्य करती हो, उसे उत्तक कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर? ओके, ये तो होगी सर इसकी परिभाषा। उत्तक बढ़ते किससे? ये तो मैंने आपको बता दिया। सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपको पता है। अब हमारा तो टॉपिक है प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? पादप उत्तक। हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू। इसको परिभाषा को लिख लो, फिर मैं एक फ्लो चार्ट आपको बनवाता हूं। ये मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए, तो अपन इसको मिटा देंगे। इसको नोट कर लो, परिभाषा नोट कर लो। कर लिया? मिटा दो इसको। चलो, प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। पादप उत्तक, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, इसको अपन दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? एक होता है विभज्योतक उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। कितने भागों में बांटा सर? दो भागों में। विभज्योतक उत्तक, स्थायी उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। शुरुआत में बस इतना सा याद रखो, धीरे धीरे मैं चीजें आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपके दिमाग में बैठती जाएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत में हमने कहा कि पादप उत्तक दो प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, विभज्योतक, स्थायी। बिल्कुल वही बात है, यहां पे लिखेंगे। एक हो जाएंगे विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक उत्तक, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे यहां पे हो जाएंगे स्थायी उत्तक, स्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू। स्थायी उत्तक, विभज्योतक उत्तक, दो प्रकार के पादप उत्तक होते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? दोनों के अंदर क्या अंतर है? विभज्योतक उत्तक का निर्माण जो कोशिका करती है, उत्तक का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से। यानी कि जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं, कोशिकाओं का समूह बन जाता है, उसे ही तो उत्तक नाम देते हैं। उत्तक कोई
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। जब कोशिका मिलकर एक गुच्छा बना ले, समूह बना ले, तो वो उत्तक है। सिंगल कोशिका तो उसको कोशिका कहेंगे, और कोशिका जब बहुत सारी मिल जाए तो उसको उत्तक नाम दे देते हैं, तो कोशिका है। तो विभज्योतक उत्तक में जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो विभाजन दर्शाती हैं। उनमें उन सेल के अंदर डिवीजन पाया जाता है। वो कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन दर्शाती है, तब तो हो जाएगा विभज्योतक उत्तक। परमानेंट टिश्यू क्या हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो विभाजन नहीं दर्शाती। या फिर मैं यूं कहूं कि जो कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, वो आपकी परमानेंट टिश्यू का निर्माण करती है। समझ गए बात को? इतनी बात समझ गए? परमानेंट टिश्यू और विभज्योतक उत्तक दोनों में अंतर समझ गए? बहुत आसान है कि अगर कोशिकाएं विभाजन दर्शा रही हैं, तो उन कोशिकाओं से जो उत्तक बनेगा वो विभज्योतक उत्तक, यानी कि विभज्योतक उत्तक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, डिवाइडेशन की क्षमता पाई जाती है, जबकि परमानेंट टिश्यू में वो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, विभाजन की क्षमता खो देती है। इसको अपन यूं भी समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें जो कोशिका है वो विभाजन दर्शा रही है, अगर यही कोशिकाएं इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाए, विभाजन की क्षमता ये खो दे, इसको अपन कहते हैं विभेदन, डिफरेंशिएशन। अगर ये कोशिकाएं विभेदित हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, मतलब विभाजन की क्षमता खो दें, तब ये स्थायी उत्तक बनाती है। क्लियर है? इतनी बातें लिख सकता हूं मैं इसको जस्ट। ये इनकी कोशिकाएं यानी कि सेल्स में लगातार समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि इनकी कोशिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। इनमें क्या होता है? इनकी कोशिकाएं परिपक्व या विभेदित होती हैं, अर्थात विभाजन की क्षमता खो देती, विभाजन की क्षमता खो देती। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। इनमें जो कोशिका होगी उसमें विभाजन की क्षमता होगी, जबकि स्थायी उत्तक का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होगी। ये परिपक्व कोशिका होती है, विभेदित कोशिकाएं होती है। समझ गए बात को? तो ये दोनों के अंदर अंतर है, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक के अंदर अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बात करूं विभज्योतक उत्तक को, तो विभज्योतक उत्तक को अपन दो भागों में बांटेंगे। एक तो अपन बांटेंगे इसको स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर। और एक अपन इसको बांटेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? विभज्योतक उत्तक को फिर से डिवाइड कर रहे हैं। ये जो स्लाइड में आपको बता रहा हूं, अगर आपने इसको भी ढंग से देख लिया तो आपको आगे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम। बस इसको ध्यान से समझ लेना। विभज्योतक उत्तक को हम फिर से दो भागों में बांट रहे हैं, एक स्थिति के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, और एक उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अगर मैं बात करूं स्थिति के आधार पर, विभज्योतक उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। स्थिति के आधार पर का मतलब क्या है? पादप के अंदर वो उत्तक कहां पर स्थित है उसके आधार पर, यानी कि स्थिति के आधार पर। तो यहां पे ये तीन प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा? एपिकल, एपिकल जिसको कहते हैं शीर्ष विभज्योतक उत्तक, पूरा नाम लिख लेना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शीर्ष विभज्योतक उत्तक। दूसरा हो जाएगा इंटर कैलरी, इंटर कैलरी जिसको कहते हैं अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। और तीसरा हो जाएगा लेटरल, लेटरल यानी कि पार्श्वीय, पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक। समझ गए बातों को? इतनी बातें समझ पाएगी नहीं भाई? बताओ। स्थिति के आधार पर एपिकल,
इंटरकैलरी, लेटरल, शीर्ष, अंतर्वेशी, पार्श्वी। ये 3 विभज्योतक उत्तक के प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। अगर बात करूं उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर ये होते हैं प्राइमरी विभज्योतक उत्तक, प्राइमरी विभज्योतक उत्तक और सेकेंडरी विभज्योतक उत्तक, सेकेंडरी विभज्योतक उत्तक। समझ गए मेरी बात को? प्राइमरी विभज्योतक उत्तक और सेकेंडरी विभज्योतक उत्तक, ये उत्पत्ति के आधार पर। अब ये कोई अलग से नहीं है कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग होते हैं, नहीं। ये जो तीनों प्रकार है ना, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, इनमें से 2 ये एपिकल और इंटरकैलरी जो है ना, ये प्राइमरी है। समझ रहे बात को? एपिकल और इंटरकैलरी यही प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और जो लेटरल है ना, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये हमने इनको उत्पत्ति के आधार पर अलग बांटा है, स्थिति के आधार पर अलग बांटा है। समझ गए? प्रकार यही है, सेम। तो विभज्योतक उत्तक में 3 प्रकार याद रखना, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल हो जाएगा याद। सिंपल सी बात है। विभज्योतक उत्तक ऐसी कोशिकाएं जिनमें लगातार विभाजन होता है, वो कोशिकाएं विभज्योतक उत्तक का निर्माण करती है। विभज्योतक उत्तक 3 प्रकार का, स्थिति के आधार पर, एपिकल यानी कि शीर्ष, इंटरकैलरी यानी कि अंतर्वेशी, और लेटरल यानी कि पार्श्वी। समझ गए? बिल्कुल सर, समझ गए। स्थायी उत्तक को अगर मैं बांटूं तो इसके अंदर एक तो होते हैं सरल प्रकार के यानी कि सिंपल, और एक होते हैं संयुक्त प्रकार यानी कि कंपाउंड। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक, संयुक्त उत्तक। सरल उत्तक, संयुक्त उत्तक, इनमें डिफरेंस क्या है? सरल उत्तक का मतलब है कि इनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिका मिलकर करती है, एक ही प्रकार की कोशिका मिलकर करती है। ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है? अलग अलग कोशिकाएं मिलकर के इसका निर्माण करती है, अलग अलग कोशिकाएं मिलकर इसका निर्माण करती है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है कि भाई सरल और संयुक्त हमने जो लिखा, सरल का मतलब जो है ऐसे स्थायी उत्तक जिनका निर्माण एक ही प्रकार की सेल मिलकर के कर रही है, और संयुक्त का मतलब इनका निर्माण अलग अलग प्रकार की सेल मिलकर के कर रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक ही प्रकार की सेल का मतलब ये नहीं कि केवल एक सेल इसका निर्माण कर, नहीं, एक सेल है वो तो सेल होगी ना, फिर टिश्यू कैसे हुआ? इसमें एक ही प्रकार की कई सेल होती है। समझ के बात को? जबकि इसमें अलग अलग प्रकार की सेल होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप सेल होती है, तो वो जो है वो संयुक्त उत्तक कहलाता है। अब सरल उत्तक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है पेरेनकाइमा, एक होता है पेरेनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा दिख रहा है? ये 3 प्रकार के सरल उत्तक हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हो जाएगा याद? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। संयुक्त उत्तक ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। क्या इतनी बातें आपके दिमाग में घुसी? यहां पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई? अगर आई तो बोलो यस। आई? या फिर से समझाओ, बताओ। एक बार फिर से बता दो पूरा। सुनो ध्यान से, थोड़ा सा कान को तो खोलना ही है, लेकिन दिमाग को भी खोलना। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पादप उत्तक, और पादप उत्तक को हम बांटेंगे 2 भागों में। ये 4 हो गए, 2 भागों में। ठीक है, पादप उत्तक को हमने बांटा 2 भागों में। कौन कौन से? दिमाग में बाकी ये छोड़ो, पहले इतना याद रखो। पादप उत्तक को 2 भागों में बांटा, विभज्योतक उत्तक, स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक क्या होते हैं? ऐसे उत्तक जिनका निर्माण जो कोशिकाएं करती है उनमें विभाजन की क्षमता होती है। स्थायी उत्तक क्या होते हैं? ऐसे उत्तक जिनका निर्माण ऐसी कोशिका करती है जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, विभाजन की क्षमता खो देती है, यानी कि परिपक्व या विभेदित कोशिकाएं होती है। ये तो सब समझ में आ गया।
अब हमने कहा कि हम फर्दर और डिवाइडेशन करेंगे भाई, विभज्योतक उत्तक का हम फिर से डिवाइडेशन करेंगे, स्थायी उत्तक का हम फिर से डिवाइडेशन करेंगे। कैसे करेंगे? विभज्योतक उत्तक को मैंने कहा आप याद रख लेना कि स्थिति के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। स्थिति के आधार पर 3 प्रकार, कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी, लेटेरल। हो जाएगा याद? एपिकल, इंटरकैलरी, लेटेरल। समझ गए? अब कहेंगे सर उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर यही उत्तक है, बस इन्हीं को अपन प्राइमरी और सेकेंडरी कह देंगे। वो जब मैं आपको इनको और डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतनी बातें क्लियर होगी? हो गई सर। अब हम कहेंगे भाई स्थायी उत्तक को भी हम डिवाइड करेंगे, तो 2 प्रकार के, सरल उत्तक, संयुक्त उत्तक। क्यों कहते हैं इसको सरल और संयुक्त? इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सरल उत्तक जो है, इसमें जो सरल उत्तक का निर्माण करेगी वो कोशिका सभी एक ही प्रकार की सेल होगी, है ना, सिंगल टाइप, एक ही प्रकार की सेल होगी, तो वो सरल उत्तक। और संयुक्त उत्तक में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के अगर उत्तक का निर्माण करे तो संयुक्त उत्तक। अब सरल उत्तक है कौन से? 3 है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। संयुक्त उत्तक कौन से है? 2 ही है, जाइलम, फ्लोएम। बताओ ये आपको क्लियर हुआ? ये आपके दिमाग में बैठा? अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया, अब कुछ नहीं करना। अब हमें करना ही क्या? समझने वाली बात खत्म। अब हमें क्या पढ़ना है भाई? एपिकल जो है ये कहां पे होता है भाई? स्थिति के आधार पर हमने इसको बांटा है, तो पादप में इसकी स्थिति क्या है वो देखेंगे, और इसका काम क्या है एपिकल का। इंटरकैलरी कहां पे है, इसका काम क्या है। लेटरल कहां पे है, इसका काम क्या है। बस खत्म, ये खत्म। इधर आएंगे, इधर हमने भाई पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा देखा है। तो पेरेनकाइमा क्या होता है, थोड़ी बहुत इसके बारे में बातें होगी, और फिर इसका काम क्या होता है। वैसे ही कोलेनकाइमा, वैसे ही स्क्लेरेनकाइमा। फिर जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ेंगे। जाइलम और फ्लोएम में क्या होता है? अलग अलग कोशिका होती है। तो वो अलग अलग कोशिका कौन सी होती है? जो 4 प्रकार की कोशिका मिलकर के जाइलम, और 4 प्रकार की कोशिका जो है वो मिलकर के फ्लोएम का निर्माण करती है, वो कौन कौन सी कोशिका होती है, इनका क्या काम होता है। बस 2 ही चीजें पढ़नी है, एक तो काम क्या है, और एक इनके अंदर जो जनरल कैरेक्टर फीचर है वो पढ़ेंगे। बस इतनी सी बातें हैं। अगर इतना आपको समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूं, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा समझ आ गया? पहले मैं आपको विभज्योतक उत्तक पढ़ाऊंगा, विभज्योतक उत्तक में स्थिति के आधार पर इनको, फिर मैं आपको स्थायी उत्तक पढ़ाऊंगा, पहले सरल वाले फिर संयुक्त वाले। डन 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 डन। चलो इसको लिखो, मिटा दू, मिटा दू क्या? मिटा दो। अब हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे विभज्योतक उत्तक, इंग्लिश में लिखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभज्योतक उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक चीज पहले से ही आपको क्लियर है कि विभज्योतक उत्तक जो है इनका निर्माण करने वाली कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन दर्शाती हैं। ये बात नोट करो, ये मैं फिर से नहीं लिखाऊंगा क्योंकि लिखवा चुका हूं। आप विभज्योतक उत्तक हेडिंग लगा के पहली लाइन लिखेंगे, इनका निर्माण करने वाली कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन दर्शाती हैं। एक लाइन आप लिखो, तब तक मैं हेडिंग लगाऊं। विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक उत्तक, पहली लाइन आपने लिखी होगी, मुझे विश्वास है पूरा, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन जिसको चाहिए वो हर बात मेरी मानेगा। ठीक है, हर बात मतलब पढ़ाई वाली, इधर उधर वाली बातें नहीं। विभज्योतक उत्तक की अगर मैं बात करूं तो एक लाइन आपने लिखी, दूसरी लाइन इसका निर्माण करने वाली कोशिका है, इसका निर्माण करने वाली कोशिकाएं, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है। पहली बात। अब अपन ये पढ़ रहे हैं कि जो विभज्योतक उत्तक का निर्माण कर रही है कोशिका, उनकी विशेषता क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ सेल जो विभज्योतक उत्तक का निर्माण कर रही है। तो सबसे पहले तो जो कोशिका निर्माण कर रही है उसकी कोशिका भित्ति पतली होगी। ये कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। या फिर मैं ऐसे लिखूं,
और बेटर आपको समझ में आएगा। इसका निर्माण करने वाली कोशिकाओं की विशेषताएं अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या क्या विशेषता है। कोशिका भित्ति पतली, कोशिका भित्ति पतली। कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है। इसमें सघन कोशिका द्रव्य, डेंस साइटोप्लाज्म, सघन कोशिका द्रव्य, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। और रसधानी, छोटी या अनुपस्थित, या तो होगी नहीं और होगी तो बहुत छोटी होगी, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ अनुपस्थित, कोई अपशिष्ट पदार्थ इसमें नहीं मिलेगा, अपशिष्ट पदार्थ अनुपस्थित। और क्या बताओ, अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित, अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित। ये फीचर आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 फीचर है। विभेद्योतक उत्तक निर्माण करने वाली कोशिकाओं के ये 6 फीचर आपको ध्यान रखना है कि ये कोशिका जो होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, ये कोशिका जीवित होती है, इन कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य होता है, रसधानी या तो होगी नहीं, होगी तो बहुत छोटी होगी, अपशिष्ट पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते हैं, और अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित। अंतरकोशिकीय अवकाश क्या होता है? अंतरकोशिकीय अवकाश का मतलब है ये एक कोशिका और ये दूसरी कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं के बीच में कोई स्पेस नहीं है, वो होता है अंतरकोशिकीय। एक होता है अंतरा, अंतरा का मतलब है मान लो ये कोशिका इसके अंदर, तो उसको अंतरा कोशिकीय, और अंतरकोशिकीय मतलब दो कोशिकाओं के बीच, तो वो होता है अंतरकोशिकीय। दोनों का डिफरेंस समझ गए? चलो इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो अंतरकोशिकीय अवकाश इसमें नहीं पाया जाता है। ये हो गया इनके फीचर, समझ गए बात को? मिटाओ इसको। चल अब अपन देखेंगे विभेद्योतक उत्तक के अंदर हमने इसको दो भागों में बांटा था, एक ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्थिति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो पहले मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर जो है उसको क्लियर कर दूं, फिर अपन स्थिति के आधार पर जो है वो पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा भाई? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर सर हमने इसको दो भागों में बांटा। कौन कौन से दो भागों में बांटा? एक तो हमने कहा कि प्राथमिक विभेद्योतक उत्तक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राथमिक विभेद्योतक उत्तक, और एक हो जाएगा द्वितीयक विभेद्योतक उत्तक। अब पहले ये समझो कि इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी कहते क्यों है, इसको प्राथमिक और इसको द्वितीयक कहते क्यों? तो ये विभेद्योतक उत्तक जो है, ये विभेद्योतक उत्तक वृद्धि करते हैं, मतलब विभाजन दर्शाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है वृद्धि का काम करेंगे। विभाजन दर्शाने का मतलब क्या होगा? वृद्धि में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे वृद्धि जो होती है, एक प्राथमिक वृद्धि होती है और एक द्वितीयक वृद्धि होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। ध्यान से सुनना, पादपों में दो प्रकार की वृद्धि देखने को मिलती है, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राथमिक वृद्धि क्या होती है? पादप की अगर लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है ना, उसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है तो वो प्राथमिक वृद्धि होती है, और अगर उसकी चौड़ाई में बढ़ोतरी हो रही है, उसकी विड्थ में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो होती है द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। समझ गए? पादपों में कितने प्रकार की वृद्धि देखने को मिलती है सर? दो प्रकार की। प्राथमिक वृद्धि वो वृद्धि जो लंबाई में बढ़ोतरी करे, द्वितीयक वृद्धि जो चौड़ाई में बढ़ोतरी करे, ऐसे है ना। तो जो उसको चौड़ा बनाए प्लांट को, वो होती है द्वितीयक वृद्धि। अब इसी से हमें समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक विभेद्योतक उत्तक वो होते हैं जो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं, या प्राथमिक वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी होते हैं वो प्राथमिक विभेद्योतक उत्तक, और जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं वो द्वितीयक विभेद्योतक उत्तक। बताओ इतनी बात समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो लिख देते हैं।
कि ये जो है ये प्राथमिक वृद्धि के दौरान बनते हैं और ये द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनते हैं। ये द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं। सर प्राथमिक वृद्धि का मतलब पादप की लंबाई में बढ़ोतरी, पादप की लंबाई में बढ़ोतरी। द्वितीयक वृद्धि का मतलब पादप की चौड़ाई में बढ़ोतरी। ये कंसेप्ट क्लियर, ये बात क्लियर। एक बात मैं और बता दूं, कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है या फिर ऐसी कुछ चीजें लग रही है, तो एक बार आप टीचर बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वहां से देख के आओ। कोई इतना बेसिक से आपको नहीं उठा रहा है, कोई आपको इतना जोड़ के नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। यूट्यूब पे क्लासें हैं, आप सर्च करना टिश्यू, प्लांट टिश्यू। वैसे राजस्थान में कोई फ्री तो पढ़ा ही नहीं रहा लैब असिस्टेंट के लिए, लेकिन फिर भी आप जो गुरुजी आपने आपके लिए हैं, उनसे किसी भी की एक क्लास निकालना और प्लांट टिश्यू को पढ़ना। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो पादप उत्तर पढ़ना आप वहां से, और उसके बाद ये क्लास देखना। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे बढ़िया पढ़ाता हूं, नहीं, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा हो, सब कुछ ज्यादा हो, लेकिन पढ़ाना कैसे है, बच्चों को कैसे समझ में आएगा, वो चीज मैं आपको अटैच करके पढ़ाता हूँ। वो चीज आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। आप देख लेना, भले ही क्लास आप कोई एक दो टीचर की क्लास देखना और उसके बाद ये क्लास मेरी देख लेना, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो प्राथमिक विभाजित उत्तक जो प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्राथमिक वृद्धि के दौरान बनते हैं, और द्वितीयक विभाजित उत्तक जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं। प्राथमिक वृद्धि क्या होती है? पादप के लंबाई में बढ़ोतरी, और द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? पादप की चौड़ाई में जो बढ़ोतरी होती है उसको द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। अब देखो, प्राथमिक विभाजित उत्तक जो होता है ना, प्राथमिक विभाजित उत्तक, ये सभी पादपों में पाए जाते हैं, ये सभी पादपों में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि द्वितीयक विभाजित उत्तक ये सभी पादपों में नहीं पाए जाते, सभी पादपों में नहीं मिलते। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि सभी पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। प्राथमिक वृद्धि सभी पादपों में देखने को मिलेगी, प्राइमरी ग्रोथ हर एक प्लांट्स में देखने को मिलेगी, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ हर पादप में हो जरूरी नहीं। सारे के सारे प्लांट में द्वितीयक वृद्धि हो यह आवश्यक नहीं है। तो जिन पादपों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती उनमें द्वितीयक विभाजित उत्तक नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। और चूंकि प्राथमिक वृद्धि सभी पादपों में देखने को मिलती है, तो प्राथमिक विभाजित उत्तक सारे पादपों में ही मिलेंगे। अब सर होते कौन से हैं प्राथमिक विभाजित उत्तक और द्वितीयक विभाजित उत्तक? तो जो हमने स्थिति के आधार पर तीन पढ़े, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, उनमें से ऊपर वाले दो, ऊपर वाले कौन से सर? ऊपर वाले नहीं, एपिकल और इंटरकैलरी ये ऊपर वाले, तो ये तो दो हो जाएंगे प्राथमिक विभाजित, और एक नीचे जो बचा लेटरल वो हो जाएगा द्वितीयक विभाजित, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो एपिकल है यानी कि शीर्ष, और जो इंटरकैलरी है, अब हिंदी नाम इनके बताए हुए हैं मुझे, ठीक है, आप मत बोलना सर हिंदी नहीं बता रहे। और इसके अंदर आ जाएगा आपका लेटेरल, लेटेरल यानी कि पार्श्व वेद, ये इसके एग्जाम्पल है। बताओ उत्पत्ति के आधार पर जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई? आपसे पूछ ले प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? सर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल और इंटरकैलरी होते हैं, क्योंकि ये जो उत्तक हैं ये पादप की प्राथमिक वृद्धि के दौरान बनते हैं, यानी कि लंबाई में जो बढ़ोतरी होती है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। सर द्वितीयक विभाजित उत्तक कौन से होता है? लेटरल वाला। लेटरल जो है ये पादप की चौड़ाई में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक होता है। और ये जो द्वितीयक विभाजित उत्तक होता है, या फिर मैं यूं कहूं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये सारे प्लांट्स में नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि सारे प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, इनका काम ही सेकेंडरी ग्रोथ करना है। तो जिन पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होनी उनमें वहां पे इसका क्या काम? कोई काम नहीं। तो जिनमें ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है, किन में होती है सर?
एक तो होती है जिम्नोस्पर्म में, एक होती है डाइकोट में। भाई अपन ने फेनेरोगेम्स पढ़े इससे लास्ट वाले चैप्टर में, तो फेनेरोगेम्स कौन होते थे? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एक तो जिम्नोस्पर्म और पूरा एंजियोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म में भी दो पार्ट्स हैं, डाइकोट, मोनोकोट, केवल डाइकोट। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसमें देखने को मिलती है? यहाँ पे लिख सकते हैं आप सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एक तो आपका डाइकोट में और एक जिम्नोस्पर्म में, इन दोनों के अंदर देखने को मिलती है। इसका मतलब लेटरल भी केवल इन दोनों के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, चलो इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मिटा दो इसको। अब एक चीज, हाँ एक चीज, ये जो द्वितीयक विभुजक उत्तक होता है इसको अपन कहते हैं एधा। इसी का दूसरा नाम एधा, इंग्लिश में बोलते हैं कैम्बियम। ये चीज आप नोट कर लो, इसी का नाम है द्वितीयक विभुजक उत्तक का क्या नाम है? कैम्बियम या एधा, ये इसी को बोलते हैं। ठीक है, मिटा दो। अब अपन क्या देखेंगे? अब अपन देखेंगे स्थिति के आधार पर, जो हमें वास्तु में जानना था। स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के। एपिकल, जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष, दूसरा हो जाएगा इंटरगैलरी, जिसको कहते हैं अंतर्वेशी, और तीसरा हो जाएगा लेटरल, जिसको कहते हैं पार्श्वी। समझ गए? ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एपिकल, इंटरगैलरी और लेटरल, 3 प्रकार हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, अब ये किसके आधार पर बांटा है हमने? स्थिति के आधार पर। तो एक तो हमें इनकी क्या देखनी है सर? स्थिति। एक तो हमें क्या देखनी है? इनकी स्थिति देखनी, क्योंकि स्थिति के आधार पर बांटा है तो इनकी स्थिति क्या है वो तो देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। एपिकल का नाम क्या है? शीर्ष। शीर्ष का मतलब टॉप पार्ट। लेटरल का मतलब पार्श्व, यानी कि साइड में। अब ध्यान से सुनो, ये कहां पे मिलेगा? जड़ व तने के शीर्ष भाग, शीर्ष भाग। इंटरकैलरी कहां पे देखने को मिलेगा? स्थायी ऊतकों के मध्य, स्थायी ऊतकों के बीच बीच में। तो ये कहां पे देखने को मिलेगा? जड़ व तने के पार्श्वीय भाग, पार्श्वीय भाग। स्थिति समझ में आ गई? नाम से ही पता चल रहा है सब कुछ स्थिति का। तो भाई ये शीर्ष भाग में मिलेगा, जड़ और तने के शीर्ष वाले भाग में। ये पार्श्वी भाग में, यानी जड़ और तने के पार्श्वी भाग में। और ये इंटरकैलरी कहां पे देखने को मिलता है? तो ये कई बार एग्जाम में सवाल आता है। इंटरकैलरी जो है ये आपके स्थायी ऊतक जो होते हैं ना, परमानेंट टिश्यू, उनके बीच बीच में कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, तो ये स्थायी ऊतकों के बीच बीच में कहीं ना कहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी स्थिति। स्थिति क्लियर है? स्थिति क्लियर है, रटने जैसी बात ही नहीं है, नाम से ही पता चल रहा सब कुछ। एक इंटरकैलरी वाला याद रख लेना बस। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे कार्य। पहली चीज हमें स्थिति देखनी थी जो कि क्लियर। दूसरी चीज है इनका काम क्या क्या है, इनका काम क्या क्या है। तो ये तो हमें पता ही है कि जो एपिकल शीर्ष है ये क्या था? एपिकल क्या कर रहा था? एपिकल सेकेंड प्राइमरी ग्रोथ कर रहा था। लेटरल क्या कर रहा था? सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा था। काम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। ये है पादप की प्राथमिक वृद्धि हेतु उत्तरदायी, प्राइमरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी। ठीक है, ये पादप की प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल, ये पादप की द्वितीयक वृद्धि हेतु उत्तरदायी, द्वितीयक वृद्धि हेतु उत्तरदायी। ये तो इनका काम अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। सर इंटरकैलरी भी तो आपने
प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसमें पढ़ा है, मतलब ये भी प्राइमरी ग्रोथ में भाग लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल प्राइमरी ग्रोथ में भाग लेता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से, एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, वो कैसे अभी समझ में आ जाएगा। पहले ये फंक्शन तो आपको क्लियर है कि प्राइमरी ग्रोथ में शीर्ष और सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल, क्लियर है। चलो अब ये जो शीर्ष विभज्योतक उत्तक होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये प्राथमिक वृद्धि में भाग तो लेता है, इसके अलावा एक काम इसका और होता है, ये कक्ष कलिकाओं का निर्माण करता है। कक्ष कलिकाओं का निर्माण करता है। कक्ष कलिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं एक्सिलरी बड्स। एक्सिलरी बड्स। कक्ष कलिका क्या होती है, ये देखो सर एक प्लांट है, ठीक है, इधर से एक लीफ निकली, तो यहाँ पे ये जो पत्ती है ना, इस पत्ती और इस तन्ने की जो संधि है, ये तन्ना है और ये पत्ती का पेट्यूल है, यहाँ पे एक कलिका निकलती है ऐसे। तो ये जो कलिका होती है इसको कहते हैं कक्ष कलिका या एक्सिलरी बड। और इसका निर्माण कौन करता है, यही एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब पादप की ये लंबाई में वृद्धि कर रही होती है ना, उस समय कुछ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट पीछे छूट जाते हैं, और जो पीछे छूटे हुए पार्ट है वो एक्सिलरी बड का निर्माण करते हैं। समझ गए इस बात को, क्लियर। तो ये तो हो गया इसका काम। तो सर अब इंटरकैलरी का बताओ। इंटरकैलरी क्या करता है, मान लो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शीर्ष विभज्योतक उत्तक अगर डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, भाई कैसे भी कुछ भी कारण हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसको वापस रिपेयर करने का काम करता है कौन, इंटरकैलरी। समझ भाई, वापस इसको डैमेज होने पर रिपेयर करने का काम कौन करेगा, सेकेंडरी। तो अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि में शामिल हो गया, ये भी प्राथमिक वृद्धि में। कैसे हुआ, मान लो अगर एपिकल खराब हो गया तो प्राथमिक वृद्धि होगी नहीं भाई, जब तक ये ठीक ठाक काम कर रहा है तब तक ये प्राथमिक वृद्धि करेगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया, अब बताओ प्राथमिक वृद्धि रुक जाएगी, रुक जाएगी। अब ये डैमेज होने पर ये इसको ठीक कर देगा, तो फिर से प्राथमिक वृद्धि हो जाएगी, तो ये भी प्राथमिक वृद्धि में शामिल हो गया। ठीक है, तो पहला काम लिखो, इसका काम क्या हो गया, ये शीर्ष उत्तक के क्षतिग्रस्त होने पर, यानी कि डैमेज होने पर उसकी मरम्मत करता है, मरम्मत, रिपेयर। एक काम तो ये हो गया। और क्या काम होता है, एक काम और होता है, और क्या होता है, मोनोकोट तनों के मुड़ जाने पर इन्हें सीधा करता है। अब आपको पता है जो मोनोकोट प्लांट्स है, जैसे कि गेहूं है, जैसे चावल है, तो मोनोकोट प्लांट जो होते हैं उनके तन्ने बहुत दुर्बल होते हैं, बहुत पतले पतले लचीले तन्ने होते हैं, और वो थोड़ा सा ज्यादा आंधी आ गई, ज्यादा हवा का झोंका आ गया, मुड़ गए, एक साइड से हो गए, है ना। जैसे हमारे गांव में अपन कहते हैं झिपलडो आ गए, झिपलडो आ गई, पूरी फसल क्या हो जाएगी, सो जाएगी, ऐसे पूरी ऐसे गिर जाएगी फसल। ठीक है, अब वो फसल गिर गई, अब आप देखेंगे वो फसल एक दिन तो वो ऐसे गिरी हुई है, 2-3 दिन बाद आप पाओगे कि वो फसल वापस से सीधी हो गई। होता है कि ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अपन गांव वाले बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि अपन खेतों में बाजरी बोते हैं, बाजरा या फिर गेहूं भी अपन बोते ही, तो वहां पे मान लो किसी दिन बहुत तेज बारिश आ गई, तेज बारिश, और वो एक साइड की बारिश होती है, उसको झिपलडो कहते हैं, किसी को नहीं पता है झिपलडा क्या होता है बता रहा हूं। जब एक साइड से भयानक बारिश आए प्रेशर से, तो फसल को वो उस साइड वो क्या कर देती, सुला देती। ठीक है, तो अब मोनोकोट का वो तना तो मुड़ गया ऐसे, अब वो वापस अपन कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो फसल वापस से खड़ी होगी। क्यों भाई, क्या हुआ उसमें, किसी ने अपने जाके तो नहीं किया उसको एक एक को सीधा, वो कैसे हुए, उनके अंदर क्या है, इंटरकैलरी, उनके अंदर क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये तनों को वापस सीधा कर देता है। ठीक है, तो यही काम है इसका। अगला देखो लेटरल। लेटरल क्या काम करेगा, पादप की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी, बस पादप की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। मोनोकोट कौन से होते हैं, तो वो एग्जांपल आप गेहूं वगैरह चावल वगैरह वो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये स्थिति के आधार पर क्लियर। अब यहाँ पे जो लेटरल होता है ना, इसके कुछ प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके कुछ प्रकार होते हैं। एक तो होता है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, एक होता है इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, एक होता है कोर्क कैम्बियम। अब आप कहेंगे सर बहुत भारी भरकम नाम बता दीजिए, तो ये नाम भारी भरकम है, याद करो।
मैं क्या करूँ। सेकेंडरी ग्रोथ जब अपन पढ़ेंगे ना तो ये तीनों नाम मैं आपको समझाऊंगा, अभी रट लो मेरे कहने से। रटना नहीं है तो मत रटो, बस लिख लो। क्या लिखना सर? इंट्रा इंट्रा फेस्क्यूलर फेस्क्यूलर कैम्बियम, दिख रहा है? कैम्बियम, CAMBIUM, कैम्बियम। एक हो जाएगा इंटर, ये है इंट्रा, ये है इंटर, इंटर फेस्क्यूलर, वही कैम्बियम, पीछे सबकी कैम्बियम लगा दो। और एक हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ये तीन प्रकार हो जाएंगे किसके? लेटरल के। बस लिख लो इनको, लिख लो। बताओ विभज्योतक उत्तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विभज्योतक उत्तक में जितनी बातें अपन को पढ़नी थी पढ़ चुके, जितनी बातें पढ़नी थी पढ़ चुके हैं। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बताओ? फिर से बताओ एक बार, इसको बताओ स्थिति के आधार पर बताओ। सिंपल सी बात है, स्थिति के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा? 3, 6 हो गए, फिर से 3। ठीक है, अब 3 कौन कौन से? एपिकल यानी कि शीर्ष, इंटरगैलरी कौन सा हो जाएगा? इंटरगैलरी अंतर्वेशी, और कौन सा बचा? और बचा लेटरल। लेटरल क्या हो जाता है? पास में। गया दिमाग में? बिल्कुल। मैंने कहा इसमें दो ही चीज ध्यान रखनी, तीसरी चीज ही नहीं है, दो ही चीज। चूंकि हमने स्थिति के आधार पर बांटा, इसलिए हमें स्थिति पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ सर। बिल्कुल होनी चाहिए। तो स्थिति पादप के अंदर कहां पे होगा? उसकी स्थिति वही तो होती। नाम ध्यान से सुनो। शीर्ष, जड़ और तन्ने के शीर्ष पर। पार्श्व, जड़ और तन्ने के पार्श्व भाग में। इंटरकैलरी का याद रख लेना, स्थायी उत्तकों के बीच बीच में, परमानेंट टिश्यूज के बीच बीच में उपस्थित रहेगी। स्थिति क्लियर? एकदम क्लियर। दूसरी चीज पढ़नी, इसका कार्य, काम क्या करते हैं ये पादप में। तो काम भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एपिकल और इंटरकैलरी है ये तो प्राथमिक वृद्धि में भाग लेते हैं, और जो लेटरल है ये द्वितीयक वृद्धि में भाग लेता है। प्राथमिक वृद्धि का मतलब पादप की लंबाई में बढ़ोतरी, द्वितीयक वृद्धि का मतलब पादप की चौड़ाई में बढ़ोतरी। इसका काम खत्म, ये द्वितीयक वृद्धि में भाग लेता है बस। प्राथमिक वृद्धि में प्रत्यक्ष रूप से कौन भाग लेता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कैसे भाग लेता है? ये भाग लेता है इंटरकैलरी, सॉरी अप्रत्यक्ष रूप से इंटरकैलरी जो होता है। ठीक, अब मैंने कहा कि ये प्राथमिक वृद्धि में तो भाग लेता ही है, इसके अलावा ये एक्सिलरी बड, कक्ष कलिकाओं का निर्माण जो है वो भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा किया जाता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक और याद कर लें सर, इसके बारे में बताओ, अंतर्वेशी के बारे में। तो अंतर्वेशी मैंने कहा ये भी प्राथमिक वृद्धि में भाग तो लेता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब अगर मान लो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शीर्ष विभज्योतक उत्तक खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको वापस रिपेयर करने का काम कौन करेगा? इंटरकैलरी। डन। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये भी प्राथमिक वृद्धि में भाग लिया जी, बिल्कुल लिया। एक काम और है, मोनोकोट के जो तने होते हैं, मोनोकोट का मतलब गेहूं, चावल वगैरह, तो वो तने बहुत दुर्बल होते हैं, बहुत पतले होते हैं। थोड़ा सा ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर आया ये गिर जाते हैं, जमीन के ऊपर लेट जाते हैं। तो अब वो वापस सीधा करने का काम किसका है? इंटरकैलरी। बस ये इतनी बात है, इतनी बातें हैं। अगर आपको समझ में आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं स्थायी उत्तक पे। ये अभी तक हमने क्या पढ़ाया? विभज्योतक उत्तक पढ़ाया है ना। शुरुआत वाली जो स्लाइड है याद है आपको? पहले वाली हमने जहां पे पादप उत्तक को दो भागों में बांटा, विभज्योतक उत्तक, स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक हम कवर कर चुके। अब हमारा क्या बचा? स्थायी उत्तक। क्या बचा? स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक में सरल और संयुक्त दोनों ही पढ़नी। चलो मिटा दो, इसको मिटा दो, ये लो। अब अपन पढ़ेंगे स्थायी उत्तक के बारे में। स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। अब देखो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इनका निर्माण कौन करता है? ऐसी कोशिका जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं मिलती, यानी कि जो कोशिका विभेदित या परिपक्व हो चुकी है। ये बात हम पढ़ चुके, बिल्कुल पढ़ चुके। अब देखो जब कोशिका विभेदित हो जाती है, जब कोशिका परिपक्व हो जाती है, तो उस कोशिका की विशेषता क्या है?
जैसे मैंने आपको विभज्योत ऊतक पढ़ाया, पढ़ाया, विभज्योत ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिकाओं की विशेषताएं बताई, बताई क्या विशेषता बताई कि भाई ये जो कोशिका होती है इनकी कोशिका भित्ति पतली, ये कोशिका जीवित, सघन कोशिका द्रव्य, अपशिष्ट पदार्थ नहीं मिलेंगे, यही तो बातें बताई। अब जब वो कोशिका विभेदित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो जो कोशिका भित्ति पतली थी वो मोटी हो जाएगी, जो कोशिका जीवित थी वो मृत हो जाएगी, जिस कोशिका में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं है उसमें अब अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे। समझ रहे? तो ये डिफरेंस आ जाता है बस, एक जीवित कोशिका में या एक विभज्योत ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिका में और एक स्थायी ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में क्या अंतर आ जाता है? भित्ति मोटी, मृत, कोशिका द्रव्य उसमें सघन था, अपशिष्ट पदार्थ नहीं थे, इसमें अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे, तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आप समझ नहीं सकते, या फिर मैं लिखा हूं, बताओ क्या मुझे ये लिखाने की आवश्यकता है? अगर है तो मैं फिर लिखाऊं, चलो लिखा देता हूं। जब कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती है, अर्थात विभेदित या परिपक्व हो जाती हैं, तो उनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, और ये फिर कोशिका मिलकर के स्थायी ऊतक बनाएगी। अब सर विभेदन होता क्या है, ये थोड़ा सा हमें समझो। अब हमने क्या पढ़ा? प्राथमिक विभज्योत ऊतक पढ़े, प्राथमिक विभज्योत ऊतक पढ़े, हाँ पढ़े। अब ये प्राथमिक विभज्योत ऊतक है ना, इसमें क्या होता है? विभेदन होता है। विभेदन का मतलब डिफरेंशिएशन, विभेदन, और इससे बनेंगे स्थायी ऊतक, इससे बनेंगे स्थायी ऊतक। फिर होता है इसके अंदर, कहां पे लिखो, फिर इसके अंदर होता है निर्विभेदन। थोड़ा सा मुझे जगह ज्यादा चाहिए। एक है अपने पास प्राथमिक विभज्योत ऊतक, इसमें विभेदन होता है। ये चीज मैं लिख रहा हूं स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये चीज तो आपको क्लियर है भाई। जो विभज्योत ऊतक होते हैं उसमें ही विभेदन होता है, तब तो स्थायी ऊतक बनते हैं, ये तो हम कई बार पढ़ चुके। ठीक है, तो इसके अंदर विभेदन हो गया स्थायी ऊतक, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ चुके। अब ये जो स्थायी ऊतक है ना, विभेदित होकर के स्थायी ऊतक बने, इनके अंदर वापस से विभेदन मतलब निर्विभेदन हो जाता है। ये तो हो गया विभेदन, डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर स्थायी ऊतकों के अंदर निर्विभेदन हो जाता है, मतलब निर्विभेदन का मतलब वापस से यही कंडीशन आ जाती है, निर्विभेदन। निर्विभेदन ऐसे लिखते हैं, निर्विभेदन। अब देखो निर्विभेदन ऐसे लिखते हैं, निर्विभेदन हो गया, तो इससे बनेंगे सेकेंडरी विभज्योत ऊतक। तो ये जो निर्विभेदन होता है ना, सारे स्थायी ऊतकों में नहीं होता है, केवल पेरेन्काइमा में होता है। ये किस में होता है? केवल पेरेन्काइमा, केवल पेरेन्काइमा। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये समझ में आई कि नहीं आई बताओ? मैंने कहा जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एपिकल और इंटरकेलरी, इनमें होता है विभेदन, विभेदन से स्थायी ऊतक बढ़ते हैं। अब इनके अंदर निर्विभेदन हो जाता है, यानी कि वापस ये कंडीशन आ जाती है निर्विभेदन का मतलब, तो इससे फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं।
ये चीज आपको ध्यान में रखनी। और निर्विभेदन में सारे स्थायी उत्तकों में नहीं होता, केवल पेरेनकाइमा में ही होता है। ये केवल पेरेनकाइमा के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, बेटा इसको। चल अब अपन पढ़ रहे हैं स्थायी उत्तक, और स्थायी उत्तक के अंदर ही सरल उत्तक। तो हेडिंग लगाएंगे आप सरल उत्तक। स्थायी उत्तक, उसके अंदर सरल उत्तक, और सरल उत्तक के अंदर फिर पहली हेडिंग लगाएंगे पेरेनकाइमा, है ना। बहुत सारी हेडिंग लगानी अभी तो। अब अपन पढ़ रहे हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या है सर? पेरेनकाइमा सरल उत्तक है। पेरेनकाइमा सरल उत्तक है, स्थायी उत्तक का प्रकार है सरल उत्तक। ठीक है, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा के बारे में कुछ चीजें अपन को जाननी है, फिर इसके कार्य देखेंगे। पेरेनकाइमा की अगर मैं बात करूं तो पेरेनकाइमा जो होता है इसे यूनिवर्सल टिश्यू कहा जाता है। यूनिवर्सल टिश्यू क्यों भाई? इसे यूनिवर्सल टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पादप के लगभग सभी पार्ट्स में पाया जाता है, पादप के लगभग सभी भागों में देखने को मिलता है। बाकी जो उत्तक है ना, वो पादप के हर एक भाग में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन पेरेनकाइमा एक ऐसा उत्तक है जो पादप के लगभग सभी भागों में देखने को मिलता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह, शाश्वत सत्य, है ना। शाश्वत जो चीजें होती है सार्वत्रिक, यूनिवर्सल का मतलब सार्वत्रिक, हर जगह। तो ये हर जगह देखने को मिलता है, इसलिए यूनिवर्सल टिश्यू कहते हैं। तो कारण समझ में आया? बिल्कुल सर, यूनिवर्सल टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पादप के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। तो कारण समझ में आया क्यों कहते हैं यूनिवर्सल टिश्यू? क्योंकि पादप के लगभग सभी भागों में देखने को मिलता है। ये बात इससे लिंक होगी। अब इससे एक बात और लिंक करो, क्योंकि ये पादप के सभी भागों में मिलता है, तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि इसकी मात्रा भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सारे भागों में देखने को मिल रहा होगी, इसलिए बात है मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तीनों बातें क्लियर? यूनिवर्सल टिश्यू, पादप के लगभग सभी भाग में, और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? जी सर क्लियर है। अगली बात, ये पेरेनकाइमा होता है जीवित। पेरेनकाइमा जो उत्तक होता है ये जीवित होता है। कैसा होता है? जीवित होता है। क्यों? क्योंकि विभेदन के दौरान ये अपना कोशिका द्रव्य नहीं खोता, कोशिका द्रव्य नहीं खोता, उसको यथावत अपने पास रख लेता है। इस वजह से ये एक जीवित उत्तक है, ये एक लिविंग टिश्यू है। ठीक है, याद रख लोगे? 2 पॉइंट मैंने बताया, यूनिवर्सल टिश्यू, लिविंग टिश्यू। ठीक है सर, 2 पॉइंट है, 2 तो याद रख लेंगे, 2 से काम नहीं चलेगा। और सुनो, तीसरी बात, इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, यानी कि 2 कोशिकाओं के बीच में गैप होता है। ये कोशिका, ये कोशिका, दोनों कोशिकाएं पास पास नहीं होगी, उन दोनों कोशिकाओं के बीच में गैप होगा, इसे कहते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश। तो इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश देखने को मिलता है। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जीवित है तो जीवित सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ये 3-4 बातें हैं जो पेरेनकाइमा में ध्यान रखनी। अब हम इसे देखेंगे कार्य। कार्य 2 शब्द मैं आपको लिख रहा हूं, एक मैं लिख रहा हूं क्लोरेनकाइमा, समझाऊंगा बहुत अच्छे से, दिक्कत नहीं। पहले सुनो, क्लोरेनकाइमा, एक मैं लिख रहा हूं एरेनकाइमा। कहाँ लिखा है, कहाँ लाइन खींची है, वाह भाई वाह।
एरेनकाइमा। ठीक है, तो दो नाम मैंने आपके सामने दिए, एक क्लोरेनकाइमा और एक एरेनकाइमा। सर आप कार्य पढ़ाओ, मैं क्या लिखा रहे हो, कार्य तो पढ़ा रहा। क्लोरेनकाइमा क्या होता है, जो पेरेनकाइमा की सेल होती है, कभी कभी उसमें क्लोरोफिल आ जाता है। क्या आ जाता है, क्लोरोफिल। और अगर उसमें क्लोरोफिल आ गया तो फिर ये प्रकाश संश्लेषण का काम करेगी। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का। और ये कहां पे मिलेगा, हरी पत्तियों, यानी कि जो हरी पत्तियां होती हैं उनके अंदर जो पेरेनकाइमा की सेल होती है उसमें क्लोरोफिल आ जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण का काम करना शुरू कर देती है। सर एरेनकाइमा, एरेनकाइमा नाम से सुनो, जैसे क्लोरेनकाइमा से क्लोरोफिल समझ में आ गया, एरेनकाइमा से क्या समझ में आ रहा है, एयर, हवा। यानी कि जब पेरेनकाइमा कोशिकाओं में वायु के बुलबुले आ जाते हैं, हवा भर जाती है, तो ये पादप को उत्प्लावकता प्रदान करता है, फ्लोटिंग प्रदान करता है। कहां पे फ्लोटिंग, कहां पे मिलेगी, जल में, है ना। स्थल पे तो फ्लोटिंग का कोई सेंस नहीं बनता। तो जल के अंदर जो पादप है, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर फ्लोटिंग का काम करता है, उनको तैरने के ऊपर काम करता है। तो दो काम तो ये हो गए, इसके अलावा ये भोजन संचय का काम भी करता है। ठीक है, समझ आ गया नहीं आया बताओ। समझ आ गया, पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नाम से देखोगे ना आप क्लोरेनकाइमा, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्लोरोफिल है। पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पैदा हो जाता है और इससे ये प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा, प्रकाश संश्लेषण का। तो ये पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल पैदा होता कहां पे, लीफ के अंदर, पत्तियों में ही होता, और तो कहां होगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण काम वही करते हैं। एरेनकाइमा में क्या होगा, पेरेनकाइमा सेल्स में हवा भर जाती है जो जलीय पादपों के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है, फ्लोटिंग उत्प्लावकता प्रदान करता है। ये दो काम हो गए, प्रकाश संश्लेषण का और जलीय पादपों को फ्लोटिंग प्रदान करना। इसके अलावा ये भोजन संचय का काम भी कर सकता है, तो ये भी इसका ही काम है। तो तीन काम है मेन, तो ये दो काम है और एक ये छोटा सा काम। ये पेरेनकाइमा आपके सामने है। पेरेनकाइमा में इससे बाहर कुछ नहीं, जितना बता दिया वो सफिशिएंट है। इतना याद रख लो। क्या क्या याद रखना, सबसे पहले यूनिवर्सल टिश्यू, क्योंकि पादप के लगभग सभी भागों में मिलता है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लिविंग टिश्यू, क्योंकि विभेदन के दौरान कोशिका द्रव्य नहीं होता। तीसरी बात, अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। फिर हमने कार्य देखे, कार्य अगर ऐसे याद नहीं रखो तो ये दो नाम याद रखोगे ना तो समझ में आ जाएगा, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा का मतलब पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल आ जाता है और क्लोरोफिल का काम होता है प्रकाश संश्लेषण, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा। एरेनकाइमा यानी कि पेरेनकाइमा सेल्स के अंदर वायु भर जाती है, तो वायु भर जाएगी तो वो क्या करेगी, फ्लोटिंग का काम करेगी, जलीय पादपों में उत्प्लावकता प्रदान करती है, उसको तैरने के लिए आवश्यक होता है। ये आपके सामने पेरेनकाइमा। ठीक है, बेटा इसको। चलो अब दूसरा सरल उत्तर कौन सा था, कोलेनकाइमा। दूसरा सरल उत्तर कौन सा था, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, सबसे पहले बात, कोलेनकाइमा को अपन कहते हैं, कोलेनकाइमा ये भी जीवित होता है, ये भी जीवित होता है। क्यों, क्योंकि विभेदन के दौरान अपना जीव द्रव्य नहीं खोता। जैसे कि पेरेनकाइमा के अंदर वो जीवित था तो उसका रीजन था वो विभेदन के दौरान अपना कोशिका द्रव्य नहीं खोता। ये जो कोलेनकाइमा ये जीवित होने का रीजन है कि ये विभेदन के दौरान अपना जीव द्रव्य नहीं खोता। तो पेरेनकाइमा भी जीवित, कोलेनकाइमा भी जीवित, दोनों जीवित। इसे कहते हैं जीवित यांत्रिक ऊतक, जीवित यांत्रिक ऊतक,
लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, उसे तो कहते थे यूनिवर्सल टिश्यू। ये है जीवित यांत्रिक ऊतक। याद रख लोगे, जीवित यांत्रिक ऊतक कौन है? कोलेनकाइमा। ये जीवित क्यों होता है? क्योंकि विभेदन के दौरान अपना जीव द्रव्य नहीं खोता। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कोशिका भित्ति की, इसमें क्या होता है? इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं। क्यों भाई? उसमें तो थे, इसमें अनुपस्थित क्यों है? अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित, क्योंकि कोशिकाओं के किनारों पर, सेल्स के किनारों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन निक्षेपित हो जाता है, मतलब जम जाता है। इसके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश क्यों नहीं? मान लो ये कोशिका, ये कोशिका, मान लो इसके बीच थोड़ा बहुत स्पेस था भी, तो वहां पे क्या हो गया? ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, इसका निक्षेपण हो गया, तो इनके बीच में गैप बचा ही नहीं, और गैप को ही तो अपन अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं, तो वो अनुपस्थित हो गया। क्यों हो गया? समझ में आ गया? जी सर, समझ में आ गया। और इसके बारे में कोलेनकाइमा जो है ये मोनोकोट में एब्सेंट रहता है, मोनोकोट में एब्सेंट, ये भी याद रखना। कोलेनकाइमा मोनोकोट में नहीं मिलता है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी हैं वो आपको मैं लिखा रहा हूं। ये मोनोकोट के अंदर क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। अब इसका कार्य क्या है सर? कार्य बता दो। सारी बातें आपने बता दी, कार्य बता दो। इसका एक ही काम है। क्या काम है? जो तने होते हैं ना, तने, उन तनों को लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना, तनों को और पेटियोल को। पेटियोल क्या होता है? पर्णवृंत। पहले कार्य समझो। पत्तियों के पर्णवृंत यानी कि पेटियोल, वह तनों को लचीला बनाना, लचीला बनाना, लचीला मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसका काम है। एक ही काम है बस। जो तना है उसको फ्लेक्सिबल बनाना। जो प्रणवृत्त है, प्रणवृत्त क्या होता है? प्रणवृत्त क्या होता है? पेट्योल। पेट्योल क्या होता है? मान लो ये आपका पादप, ठीक है, इस पादप से ये निकली आपकी लीफ, तो ये लीफ जिस तने से, और ये जो भाग है पत्ती वाला, ये जिस संरचना से जुड़ी हुई रहती है ना, इसको बोलते हैं पर्णवृंत। तो ये तो जब अपन पत्ती पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, लीफ पढ़ेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो काम समझ में आ गया इसका? इतना काम है इसका बस, और कोई ज्यादा काम नहीं। बैठा दो इसको, समझ में आ गया? ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे? स्क्लेरेनकाइमा। सरल उत्तक का लास्ट प्रकार है स्क्लेरेनकाइमा। फिर अपन संयुक्त उत्तक जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीसरा सरल उत्तक है, तीसरा सरल उत्तक है ना। अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ना, ये होता है मृत। हमने तीन प्रकार के सरल उत्तक पढ़े, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें से पहले वाले दो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा जीवित थे, लेकिन लास्ट वाला स्क्लेरेनकाइमा मृत है। मृत क्यों होता है? ये विभेदन के दौरान अपना कोशिका द्रव्य खो देता है, अपना कोशिका द्रव्य खो देता है। ठीक है, इस वजह से ये मृत है, और इसे कहते हैं मृत यांत्रिक ऊतक, डेड मैकेनिकल टिश्यू। मृत यांत्रिक ऊतक, मृत यांत्रिक ऊतक। जीवित यांत्रिक ऊतक कौन है? कोलेनकाइमा। यूनिवर्सल टिश्यू कौन है? पेरेनकाइमा। डेड मैकेनिकल टिश्यू या मृत यांत्रिक ऊतक कौन है? स्क्लेरेनकाइमा। और मृत क्यों होता है? विभेदन के दौरान अपना कोशिका द्रव्य खो देता है। ठीक है,
ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी और मृत तो होती है, क्योंकि ये मृत है, मोटी पे मृत होती है, तथा लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। किसका निक्षेपण होता है? लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। ये कोशिका भित्ति। इनमें क्या होते हैं? इनमें गर्त पाए जाते हैं। इसमें गर्त, गर्त क्या होते हैं? पिट्स, गर्त पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? गर्त। अब ये गर्त जो है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्क्लेरेन काइमा फाइबर, स्क्लेरेन काइमा फाइबर, और दूसरा होता है स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स। ठीक है, एक होता है स्क्लेरेन काइमा फाइबर और एक होता है स्क्लेरिड्स। ये दो प्रकार की गर्त इसमें देखने को मिलते हैं, पिट्स जिसे अपन कहते हैं, वो इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के गर्त इसमें देखने को मिलते हैं। अब देखो, स्क्लेरेन काइमा फाइबर जो है ये कैसा होता है? ये कुछ इस तरह का होता है। ये मतलब कि किनारों से नुकीला, बीच में से मोटा, एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है, तो वो तो हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा फाइबर। और स्क्लेरिड जो होता है, इसके अंदर ये कुछ इस प्रकार का गर्त होता है, यानी कि गोलाकार गर्त होता है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर आपको समझना है कि दोनों गर्त कैसे होते हैं। ये तो होता है लंबा नलिकाकार, ठीक है, लंबा नलिकाकार, किनारों से पतला, बीच में से मोटा, ये तो इसकी विशेषता है। और ये कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये कैसा होता है? गोलाकार। ठीक है, ये तो अपन को समझ आ गया। अब ये वाले ग्रंथ किस में पाए जाते हैं? स्क्लेरेन काइमा फाइबर वाले ग्रंथ किस में पाए जाते हैं? तो ये ग्रंथ, ये पिट्स जाइलम व फ्लोएम में पाए जाते हैं, फ्लोएम में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि जो संयुक्त उत्तक है जाइलम और फ्लोएम, उसमें स्क्लेरेन काइमा फाइबर वाले पिट्स मिलेंगे। तो सर स्क्लेरिड्स किस में मिलेंगे? ये जो है ना, ये फलों की फल भित्ति में और फलों के पल्प में, फलों के पल्प में पाए जाते हैं। अब जो फलों के पल्प में जो स्क्लेरिड्स मिलते हैं उसको कहते हैं ब्रेकी स्क्लेरिड्स, ब्रेकी स्क्लेरिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकी स्क्लेरिड्स क्या होता है? फलों के पल्प में मिलने वाले स्क्लेरिड्स ब्रेकी स्क्लेरिड्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो फलों के पल्प में स्क्लेरिड्स मिलते हैं, इसी की वजह से जो सेब है, जो चीकू है, उनकी प्रकृति कणिया हो जाती है, दानेदार हो जाती है। सेब आपने खाई होगी, तो सेब एकदम स्मूथ नहीं होता है, दाने दाने होते हैं। चीकू के अंदर दाने दाने होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उसके पल्प के अंदर स्क्लेरिड प्रकार का पिट्स है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो सेब और चीकू वगैरह उनकी प्रकृति क्या हो जाती है? कणिया हो जाती है, दानेदार हो जाती है। ठीक है, फलों के पल्प में। तो कौन से फलों के पल्प में? चीकू, सेब, ये फल है। और इससे इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? कणीय, कणीय। ठीक है, लिख लो इसको। ये हो गया पूरा सरल उत्तक। सरल उत्तक अपना कंप्लीट है। ठीक है, सरल उत्तक कंप्लीट है। मिटाओ इसको। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है? संयुक्त उत्तक। और संयुक्त उत्तक कौन से होते हैं? एक जाइलम, एक फ्लोएम। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। हेडिंग क्या लगाएंगे? हेडिंग लगाएंगे संयुक्त उत्तक, संयुक्त उत्तक, कंपाउंड टिश्यू। कौन कौन से होते हैं सर? जाइलम, फ्लोएम
दो प्रकार के हो जाए, जाइलम, फ्लोएम। अब ध्यान से समझो, जाइलम और फ्लोएम ये संयुक्त ऊतक है, इनकी कार्य बहुत अच्छे से याद रहेंगे। कार्य क्या है? जाइलम से याद रखो जल, जाइलम से याद रखो जल, और फ्लोएम से याद रखो फल। रख लोगे? जाइलम से जल, फ्लोएम से फल, फ्लोएम से फल, जाइलम से जल, हो जाएगा याद। यानी कि जाइलम जो है वो जल और खनिज लवणों का परिवहन करेगा, जल का परिवहन करेगा, और जल के अंदर साथ में खनिज लवण होते हैं तो अपने आप हो जाएगा। तो जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन करेगा, जबकि फ्लोएम फल, या याद रखो फूड, फल या फूड एक ही बात है, फ्रूट्स या फूड, तो ये भोजन का परिवहन करता है, ये भोजन का परिवहन करता है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। जाइलम क्या करता है? जल व खनिज लवणों का परिवहन, जल व खनिज लवणों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन। फ्लोएम क्या करेगा? ये भोजन का परिवहन करेगा, भोजन का परिवहन करता है। ये है दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस। ये क्या है? दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस कि जाइलम जो है ये जल और खनिज लवणों का परिवहन करेगा, और फ्लोएम जो है ये भोजन का परिवहन करेगा। अब देखो, जाइलम जो है ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, 4 प्रकार की सेल्स से बना होता है। ये भी 4 प्रकार की सेल्स, ये 4 प्रकार की सेल से बना। चूंकि ये संयुक्त ऊतक है, और संयुक्त ऊतक हमने देखा कि ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो इस वजह से ये पॉइंट आना जायज है। समझ में आ रहा है? लिंक कर पा रहे हो? तो ये 4 अलग प्रकार की कोशिकाओं से, ये भी 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं। वो 4 कोशिका होती कौन सी है? वो 4 कोशिका होती कौन सी है? वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं जिसको बोलते हैं ट्रेकिड्स, वाहिकाएं जिसको बोलते हैं वेसल्स, है क्या? जाइलम, तो 2 इसके नाम से आ जाएंगे, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं इसका निर्माण करती है। हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इंग्लिश वाले बच्चे ये तो नाम सेम ही रहेंगे, इसमें वाहिनिका को कहते हैं ट्रेकिड्स और वाहिकाएं को कहते हैं वेसल्स। रख लोगे यार? बिल्कुल। अब देखो, इसमें बात करें, इसमें भी 4 कोशिका होती, कौन कौन सी? चालनी नलिका, चालनी नलिका यानी कि सीव ट्यूब। दूसरी हो जाएगी सहायक कोशिका, सहायक कोशिका यानी कि कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। और 2 लास्ट में सेम रहेंगे, जैसे यहाँ पे जाइलम है तो यहाँ पे फ्लोएम हो जाएगा, बाकी सेम से। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। ठीक है? क्या इतनी बातें तुम समझ पा रहे हो? क्या इतनी बातें तुम समझ पा रहे हो? जी सर, इतनी बातें हम समझ पा रहे हैं। अब देखो, अब एक जबरदस्त बात और बता दो, ध्यान से सुनना, दिमाग बिल्कुल 100% इधर फोकस करो। शानदार बात बता रहा। अब यहाँ पे जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिका है, उसमें से केवल एक मृत है, बाकी 3 जीवित है ना? सॉरी, जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिका, फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिका है, बिल्कुल ऐसा। अब जाइलम के अंदर जो है केवल एक ही जीवित है, ये 4 है ना, इसमें से केवल एक ही जीवित है। अब जीवित कौन सी है तुम बताओ? ये 4 है तुम्हारे सामने, चारों में से जीवित कौन सी है बताओ? बताओ कौन सी जीवित है? बाकी 3 मृत है, बस एक जीवित है, बताओ। अबे पेरेन्काइमा पढ़ा था ना, पेरेन्काइमा क्या होता है? जीवित होता है। तो पेरेन्काइमा नाम क्या पे दिख रहा है? यहाँ पे, मतलब ये एक जीवित है, ये एक जीवित है, ये वाला ये एक जीवित है, बाकी ये भी मृत
ये भी मृत और ये भी मृत। तो बताओ इसको याद रखने में कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, 100% नहीं, 100% नहीं। पता है पेरेन्काइमा जीवित होता है, बस। तो ये भी याद नहीं रखना, पेरेन्काइमा तो जीवित होता है, ये तो याद ही है। और दूसरी बात, बाकी सारे मृत है, तो ये तो याद हो गया। अब इसमें बताओ सर, इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है। इसमें 3 मृत है, 1 जीवित थी। इसमें 3 जीवित है, केवल 1 ही मृत है, 1 ही मृत है। अब वो मृत कौन सी होगी बताओ? मृत कौन सी होगी बताओ? देखो पेरेन्काइमा तो हो ही नहीं सकता, पेरेन्काइमा तो हो ही नहीं सकता, ये तो जीवित है, कंफर्म है, ये तो जीवित है। अब तीनों में से कौन सी मृत है? तो मृत होता है फाइबर। फाइबर क्या होता है? मृत होता है, ये होता है मृत। बाकी ये सारी जीवित है, ये भी जीवित, ये भी जीवित। बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं है? कंसेप्ट क्या थी? एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, छोटी सी ट्रिक है बस, कि भाई पेरेन्काइमा जीवित होता है, बाकी तीनों मृत। इसमें एक मृत होगी तो मृत, पेरेन्काइमा तो हो नहीं सकता, तो फाइबर है, बाकी तीनों जीवित है। ठीक है, तो ये भी अपन इसके साथ में याद रखेंगे। अब अपन कुछ चीजें इनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, कुछ चीजें अपन को विस्तार से देखनी है कि वाइनिकाएं क्या होती है, वाहिकाएं क्या होती है, वो चीजें अपन को देखनी है। पेरेन्काइमा फाइबर में कोई ज्यादा चीजें नहीं है, बस वाइनिकाएं और वाहिकाओं के बारे में, या फिर सी ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स होती है उसके बारे में देखना है। ठीक है, मिटाओ इसको, मिटा दो, चलो। अब अपन पहले जाइलम पढ़ेंगे, फिर फ्लोएम पढ़ेंगे। पहले अपन क्या पढ़ेंगे? जाइलम। जाइलम क्या काम करेगा मैं नहीं लिखाऊंगा, लिखा दिया एक बार बार दिया। जाइलम के अंदर सबसे पहले आती है सर वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स, वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स। अब ये चीज अपन पढ़ चुके हैं, ये मृत होती है, मृत होती है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है ना वो स्क्लेरेन काइमा से हो रही है। उत्पत्ति किससे हो रही है? स्क्लेरेन काइमा से। तो मृत क्यों है समझ में आया? मृत क्यों है समझ में आया? इसकी उत्पत्ति स्क्लेरेन काइमा से है, जो मृत है। पेरेन्काइमा से होती, कोलिनकाइमा से होती तो जीवित होता, क्योंकि वो 2 जीवित है। बाकी स्क्लेरेन्काइमा तो क्या है? मृत है, तो ये मृत। तो मृत वाली बात अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब क्यों मृत है इसका रीजन हमने आपको बता दिया कि उत्पत्ति स्क्लेरेन्काइमा से होती है, इस वजह से ये मृत होता है। अब ये ट्रैकिड्स होती कैसी है? तो ये कुछ इस तरह की होती है, ये जैसे स्क्लेरेन्काइमा फाइबर था ना, वैसे ये होगी, क्योंकि इसकी निर्माण किससे होगा? स्क्लेरेन्काइमा से। अब स्क्लेरेन्काइमा फाइबर कैसा होगा? किनारों से नुकीला, किनारों से नुकीली और बीच में से मोटी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये ऐसी होती है वाइनिकाएं, ट्रैकिड्स। ठीक है, इनके बीच बीच में ये क्या मिलेंगे आपको? केंद्रक मिलेंगे। ठीक है कैसी? नलिकाकार है, ऑब्वियसली बात है, नलिकाकार। कैसी होती है? नलिकाकार होती है, किनारों से नुकीली और बीच में से मोटी। तो ये इसकी विशेषता होगी, किनारों से नुकीली, बीच में से मोटी, नलिकाकार और एक कोशिकीय होती है। कैसी होती है? एक कोशिकीय, यानी कि एक नलिका में एक ही कोशिका, इसलिए एक कोशिकीय होती है। अब और कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। और क्या ध्यान में रखना है? और आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य का अभाव होता है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य का अभाव होता है। ठीक है, और ये पाई किस में जाती है? तो ये सहमन्य पादपों में पाई जाती है, सहमन्य पादपों में पाई जाती है।
सर 7 ये पादप कौन से हुए? इसका मतलब पीछे वाली क्लास से नहीं देखी। 7 ये ट्रेक्योफाइट्स कौन से हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो 7 ये पादप कौन से हो जाएंगे? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रेक्योफाइट्स। 7 उत्तर जिनमें मिलेंगे वो 7 पादप तो इनके अंदर पाई जाती है। कार्य क्या है? कार्य क्या है? कार्य तो यार पढ़ ही चुके हैं, जल व खनिज लवणों का परिवहन करना। जल व खनिज लवणों का परिवहन, ये तो पढ़ ही चुके हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं। बस मेन जो इसमें चीज ध्यान में रखनी थी वाहिनिका के बारे में कि सबसे पहले तो ये मृत होती है, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। मृत होती क्यों है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति होती है स्क्लेरेंकाइमा से। दूसरी बात, इसकी आकृति देखिए तो किनारों से नुकीली, बीच में से मोटी और नलिकाकार होती है, एक कोशिकीय होती है और केंद्रक और कोशिका द्रव्य नहीं मिलता। और वाहिनिकाएं पाई किसमें जाती है? 7 पादपों में मिलती है, ट्रेक्योफाइट्स में मिलती है, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ठीक है। बैठा दो इसको। अब दूसरी है वाहिकाएं। जाइलम के अंदर दूसरी क्या थी? वाहिकाएं। वाहिकाएं यानी कि वेसल्स। वाहिकाओं की अगर मैं बात करूं तो ये भी मृत होती है, ये भी मृत होती है। वाहिकाएं जो होती है ये भी नलिकाकार होती है, वो भी नलिकाकार थी, ये भी नलिकाकार। वो एक कोशिकीय थी, ये बहुकोशिकीय। ये कैसी है? बहुकोशिकीय। ठीक है। दूसरी बात, इस पर एंड वॉल पोर पाए जाते हैं, एंड वॉल पोर्स पाए जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या मतलब है? इसमें क्या होती है? बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे कि ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका। अब ये जो कोशिका है ना, इनके बीच की भित्ति घुल जाती है तो ये एक ही कोशिका बन जाती है ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से एक ही कोशिका बन जाती है। तो ये अब यहाँ पे ये जो इसका एंड वाला पार्ट है ना, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको अपन कहते हैं एंड वॉल पोर्स। तो इसके ऊपर एंड वॉल पोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये पाई किस में जाती है? तो ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, सिर्फ एंजियोस्पर्म, सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। तो क्या बात याद रखोगे? अब मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं दोनों को, ट्रेकिड्स और वेसल, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। इधर है वाहिनिकाएं, इधर है वाहिकाएं। ठीक है, अगर मैं बात करूं वाहिनिकाएं की तो ये मृत होती है, वाहिकाएं की बात करूं ये भी मृत होती है। वाहिनिकाएं जो होती है इसकी उत्पत्ति होती है स्क्लेरेनकाइमा से। वाहिकाएं जो होती है ये किनारों से नुकीली, बीच में से मोटी, नलिकाकार और एक कोशिकीय होती है। लेकिन जो वाहिकाएं होती है ये नलिकाकार तो होती है लेकिन बहुकोशिकीय होती है। तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है? दोनों मृत है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? ये एक कोशिकीय है, ये बहुकोशिकीय है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तीसरी बात, तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस ये है कि जो वाहिनिकाएं हैं, ट्रेकिड्स हैं, वो सारे 7 पादपों में मिलती है, यानी कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में मिलती है। लेकिन ये जो वेसल्स है ये केवल एंजियोस्पर्म में ही मिलती है। और एक इसका स्पेशल फीचर, इसमें एंड वॉल पोर पाए जाते हैं। किसमें? वेसल्स। बस खत्म। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा दो। ठीक, जाइलम कंप्लीट, क्योंकि पेरेन्काइमा और फाइबर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बस उतना याद रखना आपको। इतना जरूर याद रखना कि जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम के अंदर एकमात्र जीवित अवयव है, एकमात्र जीवित कोशिका है, बाकी तीनों तो मृत है। अब अपन देखेंगे फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर भी फिर से वही दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है। पेरेन्काइमा फाइबर के बारे में कुछ नहीं, बस दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो अपन को पढ़ना है चालनी नलिका, चालनी नलिका,
जिसको कहते हैं सीयू ट्यूब, चालनी नलिका यानी कि सीयू ट्यूब। अब सीयू ट्यूब जो है ये जीवित होती है, ये तो अपन को पता ही है भाई, पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या होती है? जीवित होती है सीयू ट्यूब। अब इसके बारे में ध्यान रखना, परिपक्व चालनी, परिपक्व चालनी नलिका कोशिकाओं में, चालनी नलिका कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है। ये बात न जाने हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि मैच्योर सीयू ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं मिलता, मैच्योर सीयू ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता, वही सेम बात है। लेकिन कोशिका द्रव्य मिलता है, लेकिन कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, तो पहली बात क्लियर है कि परिपक्व चालनी नलिका कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। तो सर केंद्रक कहां से आएगा? केंद्रक आएगा इसकी सिस्टर सेल, कंपेनियन सेल जो है उसके पास केंद्रक होता है, वो इसके साथ साझा करेगी, वो अपन समझेंगे। पहले चालनी नलिका के बारे में पढ़ो, ठीक है। ठीक है, अब देखो, एक होती है चालनी नलिका कोशिका, चालनी नलिका कोशिका, चालनी नलिका कोशिका सभी टेरिडोफाइट यानी कि सभी सैन्य पादपों में पाई जाती है, सभी सैन्य पादपों में पाई जाती है। लेकिन चालनी नलिका केवल एंजियोस्पर्म में मिलती है, केवल एंजियोस्पर्म में मिलती है। क्या मतलब हुआ इसका? दोनों अलग अलग चीज है, एक है चालनी नलिका और एक है चालनी नलिका कोशिका। तो सीयू ट्यूब सेल्स, सीयू ट्यूब सेल्स मिलकर के सीयू ट्यूब का निर्माण करती है, सीयू ट्यूब सेल्स मिलकर के सीयू ट्यूब का निर्माण करती है। तो सीयू ट्यूब सेल्स तो सभी सैन्य पादपों में मिलेगी, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लेकिन सीयू ट्यूब का निर्माण केवल एंजियोस्पर्म में होता है, ये बात यहां पे मैंने लिखी। तो आपसे पूछ ले सीयू ट्यूब किसमें देखने को मिलती है? केवल एंजियोस्पर्म में। लेकिन सीयू ट्यूब सेल किसमें देखने को मिलती है? तो सभी सैन्य पादपों में। ठीक है, ये बात याद रखना। ये थी चालनी नलिका के बारे में। ये किसके बारे में था? चालनी नलिका के बारे में। अब अगर मैं फ्लोएम का डायग्राम बनाऊं, अगर मैं फ्लोएम का डायग्राम बनाना चाहूं, तो ये फ्लोएम का डायग्राम है, अपन ने समझने के लिए बना लिया। अब फ्लोएम में कितनी चीजें होती है सर? 4 चीजें होती है। ये तो हो जाएगी चालनी नलिका, ये तो हो जाएगी चालनी नलिका, और चालनी नलिका के साथ साथ में ये इधर साइड में जो है ना, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इसमें सहायक कोशिका, कंपेनियन सेल, सहायक कोशिका। और ये इसके बाद जो है ये फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब ध्यान से देखो, ये जो बीच में ये जो है ना, ये सीयू ट्यूब सेल्स है, और इससे ये सीयू ट्यूब का निर्माण हो रहा है। ये सीयू ट्यूब, ये सीयू ट्यूब, सॉरी ये सीयू ट्यूब सेल, ये सीयू ट्यूब सेल, ये सीयू ट्यूब सेल, इससे ये सीयू ट्यूब का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे सीयू ट्यूब के अंदर ये जो दिख रही है ये संरचना, ये क्या है? रिक्तिका है, ये केंद्रक नहीं है, ये रिक्तिका है।
लेकिन ये सहायक कोशिका है ना, ये सहायक कोशिका, इनके अंदर ये जो चीज देखने को मिल रही है ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है। यानी कि चालनी नलिका कोशिका में केंद्रक नहीं है, लेकिन सहायक कोशिका में केंद्रक है, और ये अपना केंद्रक इसके साथ साझा करती हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये अपना केंद्रक इसके साथ साझा करती है, ठीक है। मिटाओ इसको, मिटा दो, चलो। इसको मिटा दो। अब दूसरा कौन सी हो जाएगी, चालनी नली, सॉरी क्या, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, ये भी जीवित होती है। ये चालनी नलिका के समानांतर, यानी कि पैरेलल मिलेगी, ये चालनी नलिका, इसके पैरेलल में पूरे में क्या मिल रही है, कंपेनियन सेल, चालनी नलिका के समानांतर पाई जाती है, तथा इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, तथा इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि चालनी नलिका के अंदर केंद्रक नहीं था, तथा इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और यह है अपना केंद्रक, यह अपना केंद्रक चालनी नलिका के साथ साझा करता है, साथ साझा करती है। यानी कि दोनों के बीच में न्यूक्लियस को लेकर के शेयरिंग चलती रहती है। तो ये तो कंपेनियन सेल की बात होगी। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल है, ये दोनों ही क्या होती हैं, सिस्टर सेल कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये एक ही कोशिका से उत्पन्न होती है। चालनी नलिका कोशिका व सहायक कोशिका, कंपेनियन सेल जिसे कहते हैं, एक ही कोशिका से उत्पन्न होती है, एक ही कोशिका से उत्पन्न होती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सिस्टर सेल, सिस्टर सेल कहते हैं। हिंदी में सहोदर कोशिकाएं कहते हैं, हिंदी में सहोदर कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। अब कंपेनियन सेल का काम क्या हो गया, कंपेनियन सेल का कार्य कंपेनियन सेल किस में पाई जाती है, तो यह सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। जैसे कि सीव ट्यूब किस में मिलेगी, सिर्फ एंजियोस्पर्म में, वैसे ही कंपेनियन सेल भी सिर्फ एंजियोस्पर्म में। लेकिन सीव ट्यूब सेल किस में मिलेगी, सारे के सारे सेमिनी पार्ट को, सारे के सारे सेमिनी पार्ट को, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसका कार्य क्या होगा, देखो कार्य लिख लो पहले, फिर मैं समझाऊं। कार्य क्या होता है इसका एक तो काम होता है कि भोजन का लोडिंग करना। ये तो ये क्या करती है, सीव ट्यूब सेल में सांद्रता प्रवणता बनाए रखना, सांद्रता प्रवणता बनाए रखना। और एक क्या काम करती है, सीव ट्यूब सेल से भोजन की उनका लोडिंग व अनलोडिंग, ये समझो, अनलोडिंग करना। पहले लिखो फिर मैं समझो। देखो उसका कार्य क्या, अब आप कहेंगे सर आपने उसका काम नहीं लिखा है, किसका, सीव ट्यूब का। तो उसका काम होता है भोजन का परिवहन, उसका काम क्या होगा, भोजन का परिवहन। इसका काम लिखो तुम, जो मुझे लिखना है वो मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना है। ये लिखो, पहले लिखो
अब मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लिख लिया, ये पूरा लिखो, लिख लिया। अब देखो, अब ये खत्म हो गया बस। अब एक चीज सुनो सर, ये काम समझ में नहीं आया। काम क्या है? सीयू ट्यूब जो है वो क्या काम करेगी? भोजन का परिवहन करेगी। सीयू ट्यूब क्या करेगी? भोजन का परिवहन करेगी। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि सीयू ट्यूब सेल में भोजन का लोडिंग एवं अनलोडिंग करना। तो आप यूं समझिए कि मान लो एक ट्रक है, ये ट्रक, ये क्या है? ट्रक, बस कुछ भी। अब ये क्या करेगा? भोजन का परिवहन करेगा। ट्रक का काम क्या होता है? एक चीज को दूसरी जगह पे ले जाना, एक वस्तु को एक स्थान से दूसरी जगह पर लेकर जाना, इसे ही तो परिवहन कहते हैं। तो भोजन का परिवहन कौन कर रही है? सीयू ट्यूब। यानी कि सेम ट्रक की तरह काम कौन कर रही है? सीयू ट्यूब। तो ये हो जाएगी चारनी नली, चारनी नली का कोशिका। ठीक है, मतलब भोजन का ये परिवहन करेगी। चारनी नली का कोशिका क्या करती है? भोजन का परिवहन करती है, भोजन का परिवहन करती है। अब भाई ट्रक जो है वो इसमें जो भी वो ट्रक में एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई चीज ले जानी है तो उसके अंदर डालनी पड़ेगी। ट्रक अपने आप नहीं डाल पाएगा ना, कि चीज को अपने आप उसने अंदर रख लिया और जहां पे पहुंचे वहां पे अपने आप खाली कर दिया, नहीं। उसको उस वस्तु को पहले इसमें अंदर डालना पड़ेगा, फिर जब वो वहां पे पहुंचेगी तो वहां से उतारना पड़ेगा। तो वो काम कौन करते हैं? मजदूर। वो काम कौन करते हैं? मजदूर। मान लो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपका क्या बन गया? यहाँ पे ये फूड रेडी है, ये भोजन बन गया। और भोजन कहाँ पे बनता है? लीफ में, पत्ती में। ये भोजन कहाँ पे बना? पत्ती में बना। अब यहाँ से इस भोजन को इसके अंदर डालना है ना, तो अंदर डालने का काम कौन करेगा? मजदूर। कौन करेगा? मजदूर। और यहाँ पे मान लो पादप के किसी अन्य भाग तक पहुंचाना है, ठीक है। ये जो भोजन है, इस भोजन को पादप के अन्य भाग तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे इसको वापस अनलोडिंग कौन करेगा? वो भी मजदूर। इसके अंदर भरना, इसको तो कहते हैं लोडिंग, लोडिंग करना। और इसमें से निकालना, इसको कहते हैं अनलोडिंग, अनलोडिंग। ठीक है, अपन को देखो, अपने एग्जाम्पल में थ्योरेटिकल आएगा नहीं, अपन को समझना है कंसेप्ट को, ताकि सवाल गलत नहीं हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है सर। अब ये जो लोडिंग और अनलोडिंग का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे मजदूर। यही मजदूर है ना, यही मजदूर आपका कौन है? सहायक कोशिका। ये मजदूर आपका सहायक कोशिका या कंपेनियन सेल है। ये क्या है? कंपेनियन सेल। बताओ इस बात को समझ पाए कि नहीं पाए? मैंने कहा भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। पत्ती में बन रहा है भोजन, उसको पादप के अन्य भाग में, जड़ में पहुंचाना है, तन्ने में पहुंचाना है। पहुंचाएगा कौन? सर सीयू ट्यूब। पहुंचाएगा कौन? सीयू ट्यूब। भोजन के परिवहन का काम सीयू ट्यूब सेल का है, वो पहुंचाएगी। लेकिन उस सीयू ट्यूब सेल में भोजन का लोडिंग करना और भोजन का अनलोडिंग करना, ये काम कंपेनियन सेल का है। ये काम कंपेनियन सेल का है। ये चीज आपको समझनी थी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये आपका यहाँ पे फ्लोएम भी कंप्लीट। ये आपका क्या हो गया? फ्लोएम भी कंप्लीट। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता दूं, बस 2 ही मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। इतना रुक सकते हो यार, इतना रुक सकते हो? मिटा दो इसको, सारा मिटा दो। चल अब देखो, अब ये जो जाइलम है ना, इस जाइलम को अपन ये भी कहते हैं कि ये 2 भागों में बंटता है, एक प्राइमरी जाइलम और एक सेकेंडरी जाइलम। वैसे ही जो फ्लोएम है, इसी फ्लोएम को भी 2 भागों में बांट देते हैं, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे, वैसे ही इसको डिवाइड किया प्राइमरी सेकेंडरी। तो अब ये इसमें काम क्या आएगा? आप खुद लिखोगे ये चीज कि प्राइमरी जाइलम ये प्राथमिक वृद्धि के दौरान बनते हैं, ये द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनते हैं, ये प्राथमिक वृद्धि के दौरान, ये द्वितीयक वृद्धि के दौरान। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये चीज तो आप लिख लो। अब एक चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो प्राइमरी जाइलम होते हैं ना, प्राइमरी जाइलम ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देंगे।
प्राइमरी जाइलम दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है, और मेटाजाइलम जो बाद में बनता है, मेटाजाइलम जो बाद में बनता है। ये दोनों के अंदर आपको ध्यान में रखना है। प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है और कम विकसित, ये ज्यादा विकसित या ज्यादा परिपक्व, ठीक है। कम विकसित, ये ज्यादा विकसित या ज्यादा परिपक्व। ये चीज समझ में आ गई। ये मैं क्यों बता रहा हूं, कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी जाइलम। अभी समझाऊंगा। इसको मिटा दो। चलो, अब ये जो प्रोटोजाइलम है ना, इस प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर, प्रोटोजाइलम की, ये नोट करके लिखना, प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर दो प्रकार की स्थिति बनती है। आधार पर पादपों में दो प्रकार की स्थिति बनती है। वो दो प्रकार की स्थिति क्या होती है? एक होता है एंडार्क, और एक होता है एक्सार्क। ध्यान से सुनना, प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर पादपों में दो प्रकार की स्थिति बनती है, एंडार्क, एक्सार्क, ठीक है। एंडार्क क्या होता है और एक्सार्क क्या होता है? एंडार्क का मतलब है इसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ रहेगा, क्योंकि प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर ये सब कुछ हुआ है। तो एंडार्क मतलब अंदर की तरफ कौन रहेगा? प्रोटोजाइलम। और एक्सार्क मतलब बाहर की तरफ, परिधि की तरफ कौन रहेगा? परिधि की तरफ प्रोटोजाइलम। तो बस यही बात लिखनी है कि इसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, और इसमें जो है, इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, या अपन कह सकते हैं परिधि की तरफ होता है, बाहर की तरफ या परिधि की तरफ होता है, ठीक है। एक के अंदर की तरफ और दूसरे के अंदर बाहर की तरफ। अब एंडार्क कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? स्टेम में, तने में। और एक्सार्क कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? जड़, रूट में। बस ये सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं कि एंडार्क क्या होता है, एक्सार्क क्या होता है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, एंडार्क का मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, और एक्सार्क का मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। एंडार्क कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? तो पादप के जो तने वाला भाग है, स्टेम जो है, उसमें एंडार्क, और एक्सार्क कंडीशन देखने को मिलती है जड़ वाले भाग में, रूट वाले पार्ट्स में, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज थी जो मुझे बतानी थी। और अब यहाँ पे ये उत्तक जो है वो अपना कंप्लीट। उत्तक में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। वैसे क्लास बहुत लंबी हो गई, मैं इतना नहीं सोच रहा था, लेकिन फिर भी अपन ने सारी चीजें अच्छे से समझी। टाइम लगा, कोई बात नहीं, टाइम भले ही लगो, अपने समझा पूरा अच्छे से, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन उत्तक तंत्र पढ़ेंगे। वो क्लास इतनी लंबी नहीं रहेगी, घंटे के आसपास रहेगी, तो उसमें अपन कवर कर लेंगे उत्तक तंत्र को, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएंगे, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।